असम्बली के अंदर कट मोशन के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के जावेद अहमद बेग ने अपने असम्बली हलके खासतौर पर बारामूला में हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल की तकर्री न होने और टीचिंग स्टाफ की कमी का मुद्दा उठाया। जावेद बेग के मुताबिक असम्बली हलके के 15 में से 9 हायर सेकेंडरी स्कूल बगैर प्रिंसिपल के चल रहे हैं। वज़ीर तालीम ने ऐवान को बताया कि प्रिंसिपल की खाली पोस्ट को भरने का अमल दिसंबर 2025 में शुरू हो चुका है और इसलिए सीनियर लेक्चरर को प्रमोशन देने और जोनल एजुकेशन ऑफिसर को इजाफी चार्ज देने का तरीक़ाकार अख्तियार किया गया। वज़ीर तालीम के मुताबिक सब्जेक्ट रिसर्च की कमी के लिए स्कूलों में तैनात 27 टीचर्स को उनकी महारत के लिहाज से इजाफी मजमून पढ़ाने की भी जिम्मेदारी दी गई है। वज़ीर तालीम के मुताबिक टीचर्स की कमी को पूरा करने के लिए महकमे की जानिब से 594 लेक्चरर्स की पोस्ट जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर की गई है। जावेद बेग ने कहा कि स्कूलों का बुनियादी ढांचा और असातिज़ा और प्रिंसिपल की तकरीर के बगैर जम्मू कश्मीर में तालीम का मैयार ऊँचा नहीं किया जा सकता। जावेद बेग ने अपने कट मोशन के जरिए महकमे तालीम के सीनियर अफसरान की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाया, उनकी जिम्मेदारी तय करने की मांग की। 15 higher secondary schools functioning in Baramulla constituency. 9 higher secondary schools are without principals. The process or filling of the post of principals is being made through promotion. In December 2025 and January 2026, 136 senior lecturers were placed as in charge principals. In addition, the process of promotion of 114 Zadios as in charge principals is in the final stage. By virtue of these promotions, the vacant posts across the UT shall be filled up, including these of Baramulla constituency. With regard to subject-specific teachers, 27 teachers, masters, lecturers have been deployed at these higher secondaries in addition to their own duties to teach the subject where they hold expertise. जब हम रूरल एरिया में देखते हैं, मनगाम से अगर मैं शुरू करूं, हायर सेकेंडरी स्कूल सर मनगाम है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना प्रिंसिपल है, ना सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर है। मेरे सिर्फ 2 नुक्ते हैं, एक ये कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जहां देखिए साइंस का मुतबादिल आर्ट्स नहीं हो सकता। आपको जहां साइंस का टीचर जरूरत है वहां साइंस का टीचर भेजें। जहां आपको लेबॉर्ट्री की जरूरत है वहां लेबॉर्ट्री होनी चाहिए। और दूसरी मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से मेरी ये मोदबाना गुजारिश है कि ये जो हेड टीचर्स हैं ये अकाउंटेबल बनाते हैं इंस्टीट्यूशंस को। जब तक कोई हेड टीचर नहीं होगा, ये 9 हायर सेकेंडरी हेड टीचर्स के बगैर बिल्कुल इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल नाकाम होकर रह जाती है। कि एक आपकी तरफ से एक डायरेक्शन जानी चाहिए, मैं मिनिस्टर साहब के अलावा आपको एड्रेस कर रहा हूं कि जो भी हम एम्प्लॉयमेंट करते हैं, सिर्फ बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आपको 100 कुछ मैथमेटिक्स की पोस्टें खाली है। सर आपके पास टीचर ही नहीं है मैथमेटिक्स का। किस तरह से आप किसी सोशल साइंस वाले को मैथमेटिकल, जिस वक्त आप पोस्टिंग करेंगे, रेफर करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन को या रेफर करते हैं आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को, तो ये जो मैथमेटिक्स है और साइंस है इसके लिए एक अलग कोटा होना चाहिए। कि जो हम आज रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, इस वक्त जो हम आप स्टाफ को रेशनलाइज करेंगे, जो ये विंटर में 3 महीने हमारी छुट्टियां थी, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर, आपके ZDOs, इनको तैयार नहीं होना चाहिए था कि जो ही हमारे मार्च में सेशन लगेगा हमारी हर एक हायर सेकेंडरी में एक इंचार्ज टीचर होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर बजट सेशन 2026 के दौरान आज RS पूरा जम्मू साउथ में बीजेपी के डॉक्टर नरेंद्र सिंह राणा के वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी से मुतालिक प्राइवेट रेजोल्यूशन बिल पर चर्चा हुई। बिल को लेकर के कांग्रेस के निजामुद्दीन भट्ट और NC के सैफुल हमीद ने तरामीम की, यानी कि इस रेजोल्यूशन में तजवीज़ पेश की। ये यूनिवर्सिटी जम्मू रीजन में कायम बहस की शुरुआत करते हुए डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर को उनकी रियासतों का मॉडल अपनाना चाहिए। उन्होंने मवेशी पालन के लिए अपनी मईशत को मजबूती देने की कोशिश की है। अपने बिल के हक़ में डॉक्टर राणा ने कहा कि समाज की मेहनताना और ये जो अंदाज़ है उसकी वजह से अपने मवेशियों के साथ उनको
कई सारे सलूक से गुजरना पड़ता है, यानी कि मवेशियों को, जो मवेशी हैं, पालतू जानवर हैं, उनके लिए बहुत सारी परेशानियां होती हैं और उन परेशानियों के लिए वो फ़िक्रमंद होते हैं जिसका इलाज ज़रूरी है। अगर यूनिवर्सिटी होगी तो तमाम तर चीज़ों को बेहतर तरीके से ट्रीट किया जा सकेगा। मैं देश की बात करूं तो आज प्रेजेंट जो हमारी इकॉनमी है उसमें लाइफ स्टॉक 4.1% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, देश की इकॉनमी में। इसी तरह हम देखें तो जो टोटल एग्रीकल्चर की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है उसमें 30% लाइफ स्टॉक है जो उसमें कंट्रीब्यूट करता है। अगर मैं लाइफ स्टॉक की बात करूं, हमारी लाइफ स्टॉक दुनिया में वी आर नंबर 1। और मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, हमारे जम्मू कश्मीर में हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन कम है और लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन ज्यादा है। आज जम्मू कश्मीर का जो 2223 का लाइफ स्टॉक सेंसस है उसमें 1,60,00,000 लाइफ स्टॉक जम्मू कश्मीर में है। हम तो जम्मू कश्मीर में जम्मू रीजन में वेटरनरी यूनिवर्सिटी बने और क्योंकि एडजॉइनिंग स्टेट्स को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, उनकी इकॉनमी कैसे बढ़ रही है। मैं 1 मिनट और लेता हूँ, लास्ट वर्ड है मेरा। मैं अभी असम गया हुआ था, मैं देख रहा था उनकी इकॉनमी कैसे चल रही है। उनकी इकॉनमी चल रही है टीक पे, उनकी इकॉनमी चल रही है बैम्बू पे, उनकी इकॉनमी चल रही है टी के ऊपर, उनकी इकॉनमी चल रही है सिल्क के ऊपर, उनकी इकॉनमी चल रही है टूरिज्म के ऊपर। और हमारा इतना पोटेंशियल है, नेचर रिसोर्सेज है। लास्ट है कि किसी भी स्टेट की ग्रेटनेस या उसकी मॉरल प्रोग्रेस का तब पता लगता है वो अपने एनिमल्स को कैसे ट्रीट करते हैं। इसलिए मैं हाउस से अपील करूंगा कि भाई अगर जम्मू में एक अच्छी सी वेटरनरी यूनिवर्सिटी बने, जिन स्टेट्स में हार्टिकल्चर वहाँ हार्टिकल्चर में बड़ा प्रोग्रेस कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सैफुल्लाह ने डॉक्टर नरेंद्र रैना की इस करारदाद को जम्मू के साथ साथ कश्मीर को भी जोड़ने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि करारदाद में ख़ास इलाकों का जिक्र के साथ खित्ते के साथ इम्तियाज़ किए जाने का जो एहसास पैदा हो रहा है वो नहीं होनी चाहिए, यानी कि जम्मू को तो साथ हैं लेकिन कश्मीर को अलग, या कश्मीर के साथ हैं जम्मू को अलग, ये नहीं होना चाहिए। इन तामीरात के साथ उन्होंने ऐवान में डॉक्टर नरेंद्र सिंह राणा के प्राइवेट रेजोल्यूशन को मंजूर करने की अपील की। वहीं निज़ामुद्दीन भट्ट ने करारदाद की हिमायत करते हुए कश्मीर रीजन की बांडीपुरा में वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी खोलने की तजवीज़ दी। रीजनल बेस पे बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बात हमें करनी है तो जम्मू कश्मीर को देखकर ही बात करनी चाहिए, क्योंकि जम्मू है हमारा है, कश्मीर है हम सब का है, हमें सब की बात करनी चाहिए। यहाँ सिर्फ एक रीजन के बारे में लिखना कि यहाँ पे वेटरनरी साइंसेज की जो यूनिवर्सिटी है यहाँ कायम कर दीजिए, गलत है। मैं आपको एहतराम करता हूँ। अगर आप इसके बजाय आप ये कहते हैं जम्मू और कश्मीर दोनों जगह पे, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आपने इस रेजोल्यूशन में जो है इसमें सिमल आती है डिस्क्रिमिनेशन की, ये सिमल आनी नहीं चाहिए। अगर ये सिमल इसमें नहीं आती डिस्क्रिमिनेशन की तो बहुत अच्छा होता है। मैंने ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मैं ज़्यादा आपने कहने का वक्त ज़्यादा ना ले, मैंने इसकी अमेंडमेंट ये लाई है कि बिल्कुल सही है, इस किस्म की एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और मैं चाहता हूँ जम्मू में भी हो लेकिन कश्मीर में भी हो। सैफुल्लाह साहब ने भी हिमायत की, मैंने भी हिमायत की, मैं हिमायत कर रहा हूँ। मेरी जो अमेंडमेंट है वो ये है कि यूनिवर्सिटी अगर दोनों रीजन्स में खोलनी है तो कश्मीर रीजन में बांडीपुर में खोलो, मेरे इलाके में। शैलो डिमांड नहीं। यूनिवर्सिटी जब आप एस्टेब्लिश करोगे तो उस यूनिवर्सिटी के लिए जो भी माहौल होगा सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट, उसके लिए वो पोटेंशियल देखने की जरूरत है। आप जम्मू कश्मीर की सर्वे करिए, एनिमल पॉपुलेशन, एनिमल रेयरिंग, एनिमल हेल्थ या प्रोडक्शन, उसकी डिपेंडेंस पूरी स्टेट की बाउंड्री पोर पे है। और काबीना वजीर जावेद अहमद डार ने इस रेजोल्यूशन की मुखालिफत करते हुए कहा कि ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी के सबब वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी खोलना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा बनाया जा सकता है लेकिन वर्कफोर्स जुटाना आसान नहीं होगा।
सर इसका एसेंस बहुत अच्छा है। यूं तो सर हमारे यूटी में हॉर्टिकल्चर की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, यूं तो हमारी यूटी में एनिमल और शीप की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिस तरह हम रहते हैं। सर ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि इसके लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना पाएंगे आप लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना पाएंगे, उसमें कोई शक की बात नहीं, मगर ह्यूमन रिसोर्स कहां से लाएंगे आप? मेरा ये इनसे निवेदन रहेगा देवेंद्र जी से, और ये जो मेरे साथी यहाँ पर निजामुद्दीन भट्ट साहब है या सैफुल्लाह मीर साहब है, कि ये अपनी जो है रेजोल्यूशन जो आप वापस लें। सरकार काम कर रही है, सरकार के पास प्रोग्राम है, HADB हमारे पास प्रोग्राम जिसमें इन्वेंशन हो गए हैं, नई नई चीजें आ रही है। भारत सरकार की बहुत सारे स्कीम है जो काम कर रहे हैं। कुपवाड़ा में नेशनल हेल्थ मिशन मुलाजमीन का एहतजाज दूसरे दिन भी जारी रहा, जहां पर मुलाजमीन ने अपनी पेंडिंग और जायज़ मुतालबात के हक में जोरदार नारेबाजी की। एहतजाज में बड़ी तादाद में NHM स्टाफ ने शिरकत की और हुकूमत से नौकरी, रेगुलराइजेशन, वक्त पर तनख्वाह और दीगर तमाम तर चीज़ों की अदायगी और बेहतर जॉब सिक्योरिटी जैसे मसाइल को उठाया। एहतजाज में मुलाजमीन का कहना है कि बार बार यकीन दहानी के बावजूद उनके मसाइल हल नहीं हुए, जिसकी वजह से उन्हें एहतजाज करना पड़ रहा है। कि आपको मैंने कल भी बताया, आज भी मैंने अपडेट दी आपको। जो सरकार होती है वो लोगों के लिए सरकार होती है, वो हमारी भी सरकार होती है। आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और मैंने आपको कल ये भी बोला कि जब हम अपनी सरकार से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। इसी ज़िमन में सरकार से हमारी बात हो रही है, तो हमें अभी मैंने आपको ये बताया कि वी आर एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट्स। और गांधरबल ज़िले में आज नेशनल हेल्थ मिशन NHM के तहत काम करने वाले सैकड़ों मुलाजमीन ने BMO ऑफिस के बाहर पुरअमन एहतजाज किया और अपनी पेंडिंग मुतालबात को लेकर के आवाज़ बुलंद की। मुलाजमीन ने एहतजाज के साथ साथ 48 घंटे का धरना भी शुरू किया, जो कि जम्मू कश्मीर भर में ये शुरू किया गया एहतजाज और धरने की कॉल का हिस्सा है। एहतजाज के दौरान मुलाजमीन ने नारेबाजी की और अपने मुतालबात दोहराए, जिनमें दूसरी रियासतों की तरह फ़ौरन डिवीजन, मुकम्मल जॉब सिक्योरिटी पॉलिसी और सोशल सिक्योरिटी स्कीमें जैसे EPF, ESI वगैरह, इंश्योरेंस और रिटायरमेंट के बाद सहूलियत की फराहमी है। तो जो हमारा प्रोटेस्ट है J&K NHM एसोसिएशन की तरफ है, वो 48 आवर्स का सिट इन प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट इसलिए है क्योंकि हमारी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, प्रोटेस्ट इसलिए है क्योंकि हमारा इक्वल पे नहीं है, प्रोटेस्ट इसलिए है क्योंकि हमारी कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, इसीलिए हमारा प्रोटेस्ट है। तो रही बात कि जो पब्लिक सफ़र कर रही है, लेकिन हम भी तो सफ़र कर रहे हैं 15 ईयर्स से, 18 ईयर्स से हम भी सफ़र कर रहे हैं। जब हमारी सफरिंग्स को किसी ने नहीं देखा तो हम भी इस वक्त पब्लिक की सफरिंग्स को असाइड कर रहे हैं। जब तक कि हमारी जेन्युइन डिमांड्स कंक्रीट सोल्यूशन में नहीं निकल के आएंगी, तो हो सकता है आइंदा का वक्त कि हम अपने बच्चों को लेके स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे, ताकि हमारे लिए एक कंक्रीट सोल्यूशन आए। जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर है सकीना यतू जी, उनकी तरफ से, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक कि एक कंक्रीट सोल्यूशन नहीं आए। ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर में सिट्रा के भी चल रही है, पूरे 20 डिस्ट्रिक्ट्स में। अगर वो किसी और इलाके का भी रुख करेंगे, वहाँ पे भी उनको वही दुश्वारियाँ पेश आएंगी। रही बात कि हम स्ट्राइक पे क्यों हैं, बारहा हमने आपकी वसादत से हमारे ऑनरेबल CM और ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर तक ये बात पहुँचाना चाहिए कि जो हमारे साथ वादे किए गए थे पिछले 15, 17, 18 सालों से, जो मुलाजिम हैं उनके साथ जो बार बार वादे किए गए थे, उनको कोई अमली जामा नहीं इनने पहनाया। हमारी जो मेन डिमांड इस टाइम है इक्वल वर्क, इक्वल पे, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एंड जॉब पॉलिसी। अगर रेगुलराइजेशन में टाइम लगेगा वो हम समझते हैं, मगर कम से कम एक शुरुआत तो ये करें। और हम इस बार पुर उम्मीद है हमारे ऑनरेबल CM साहब से, जनाब उमर अब्दुल्ला, जो हमारे ऑनरेबल MLA भी है गांधरबल के, और जो हमारी ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर सकीना से, उनसे हम पूरी उम्मीद है कि वो कोई ना कोई कंक्रीट स्टेप इसमें उठाएंगे और जो हमारी जो देराना मांगे हैं उन पे वो गौर खोज करके उनको जल्द से जल्द हल करें। J&K NHM एसोसिएशन जो है ऑल ओवर यूटी, उन्होंने एक 48 घंटे की काम छोड़ हड़ताल पे बैठे हैं।
इस हवाले से हमारी तरफ से यही गुजारिश रहेगी आला हुकाम तक, सरकार तक, हमारी आपके माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स है, सैलरी रिवीजन, गोल्डन हैंड शेक और जो भी हमारी मुतालबात हैं उनको फिल हल किया जाए। हम इस वक्त इसी उम्मीद से बैठे हैं कि हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर साहिबा है, अभी असेंबली सेशन भी चल रहा है, हम उनसे यही आश लगाए बैठे हुए हैं कि वो हमारे जो ये मसाले हैं उन पर संजीदगी से देखें। डोडा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी में मरीजों को शदीद सेहत बहरान का सामना है और अस्पताल में बेड की भारी कमी की वजह से एक ही बेड पर कई मरीजों को रखा जाता है, जिससे न सिर्फ सफाई और सेहत के उसूलों के खिलाफ काम हो रहा है बल्कि मरीजों की इज्जत नफ्स भी मुतासर हो रही है। अस्पताल में ज़रूरी तिब्बी इक्विपमेंट ख़राब पड़े हैं, जिनमें ऑक्सीजन पॉइंट्स और ब्लड प्रेशर मशीनें शामिल हैं। इसके अलावा व्हील चेयर और मरीजों को लिए जाने वाली ट्रॉलियाँ भी टूटी हुई हैं, जिससे मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोगों ने जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से बातचीत करते हुए कहा कि 18 महीने गुजरने के बावजूद न तो किसी वजीर ने डोडा का दौरा किया और न ही जीएमसी डोडा का इसमें आवाम के मसले को नज़रअंदाज करने जैसा ही सारा मसला रहा। आप देख रहे हैं जी मीडिया और मैं हूं वसीम दोतो। हमारी मौजूदगी इस वक्त ठीक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर हम मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे मेडिकल कॉलेज के जो इमरजेंसी वार्ड है, उस इमरजेंसी वार्ड के अंदर जो हालात अभी बने हुए हैं, हम देख रहे हैं कि जो बेड वहां पे लगाए गए हैं, एक बेड पे एक पेशेंट नहीं है, यानी कि एक बेड पे 2 से 3 पेशेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। सवाल कई सारे लोग उठा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों भी यहाँ पे लोगों ने सवाल उठाए थे इंतजामिया पे, और कहीं ना कहीं जो हालात मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं उस पे कहीं ना कहीं लोग सवाल भी उठा रहे हैं और सरकार तक ये आवाज जरूर पहुंचाई गई थी इससे पहले भी, मगर कोई भी बीच का रास्ता नहीं ढूंढा गया। मेरे साथ एक्स बीडीसी यहाँ पे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। थोड़ा सा बताएं किस इलाके से आप आए हैं और अभी हालात मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर किस तरह के बने हुए हैं। वसीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक्स बीडीसी दाली उद्यानपुर से आया हूँ। सर आपके हम बहुत मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ के हालात एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखते हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। और आज मैं भी आया था एक पेशेंट के साथ, और जो हालात मैंने यहाँ देखे, जो हमारी जो इमरजेंसी है वो बिल्कुल छोटी सी एक इमरजेंसी है और वहाँ पे 12-13 बेड्स हैं वो टोटल वहाँ पे हैं, और 3-4 पेशेंट वहाँ पे उस पे हैं, और बहुत इमरजेंसी है, लोग बहुत सफ़र हो रहे हैं। और मैं गुजारिश करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन चीज़ों को देखो, ये हमारी आज की मांग नहीं है, ये बहुत देरानी मांग हमारी है। क्या ये चीज़ें हमें होनी चाहिए। इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है और इसमें इतनी छोटा सा एक कमरा है जहाँ पे इन्होंने इमरजेंसी रखी है। ये बहुत देखो, हमने देखा इससे पहले भी लोगों ने उठाया था, सरकार को जगाने की कोशिश की थी, इंतजामिया को जगाने की कोशिश की थी, मगर हम देख रहे हैं कि इसकी तरफ कोई तवज्जो दे ही नहीं रहा है। ये हकीकत है आपकी बात। हजार बार लोगों ने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे आवाज़ दी, एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया कि यहाँ आ जाओ, यहाँ हालात देखो। और मैं फिर एक बार आपकी माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को देखे, ये लोगों के लिए है। यहाँ पे आए थे, अंदर क्या पाया आपने, किस तरह का निज़ाम है? एक तो 3-4 एक बेड पे 3-4 जो लोग हैं। दूसरा मैंने एक चीज़ और पाया, जो कंप्यूटर लगे हैं जहाँ पे ये करते, या क्या नाम है सर, बीपी चेक करते हैं, वहाँ पे वो सारे खराब हैं, ऑक्सीजन पॉइंट नहीं है यहाँ पे। और दूसरा मैंने एक चीज़ बहुत देखा कि हमने अभी तक 3 ट्रालियाँ बदली हैं, कि ट्रालियाँ सब टूटी हुई हैं, वो कुर्सियाँ सब टूटी हुई है, देखने वाला है नहीं कोई। अफसोस की बात है, शर्म की बात है ये चीज़ें कि इतना बड़ा यहाँ ये इतना बड़ा अदारा है यहाँ पे। क्या जो एमएलएज हैं उनको इस मेडिकल कॉलेज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और खास करके बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या जो असेंबली चल रही है इस वक्त, असेंबली में भी इस मुद्दे को खंगालना चाहिए, समझना चाहिए। सर क्या बात करते हो, बदकिस्मती से कि हमारा जो एमएलए है वो तो बंद है, वो तो इन्होंने बांध रखा है। उसके अलावा यहाँ डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे हैं बुजुर्ग एमएलए हैं, हमारे शक्तिराज परियार जी हैं, इनको सोचना चाहिए, इसमें हालात देखें। वो खुद आए हैं यहाँ पे, हम झूठ नहीं कहते हैं, हम सच कहते हैं। वो खुद आए, हालात देखें कि लोग कितना सफ़र होते हैं। हमारे लोग सफ़र खाली नहीं होते, सब लोग सफ़र होते हैं। और अगर आप नीचे के लिए जहाँ पेशेंट को लिया जाता है वो रेडियो पे लिया जाता है, इतनी मुश्किलात होती है कि हमने 5 बंदे लगे एक रेडी को उठाने में। इतना कि हम लोगों ने कौन से गुनाह किए हैं कि हम भुगत रहे हैं। और खुदा के लिए मैं यही कहूँगा फिर एक बार, मतलब आप समझो किस तरह 18 महीने हो रहे हैं इसको हुकूमत को बने हुए, और हमारे डोडा में कोई मिनिस्टर अभी तक नहीं आया, हमारे मेडिकल कॉलेज किसी ने ध्यान नहीं दिया, और हमारे मेडिकल कॉलेज में कोई आया नहीं है। मैं गुजारिश करता हूँ
आपकी माध्यम से पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है इस पर नज़रसानी करे। उसके बाद हम उमर साहब से भी गुजारिश करते हैं, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे भी गुजारिश हमारी यही है कि वो आएँ, कम से कम एक बार यहाँ हमारी हालात जो है वो देखें। आपका नाम क्या, किस इलाके से हैं आप? जी वसीम साहब, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, मैं बी दाली उद्यानपुरा ब्लॉक से। क्या हालात है मेडिकल कॉलेज के अंदर और किस पेशेंट को लेके आए थे? सबसे पहले तो वसीम साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि हम देखते हैं आए दिन वक्तन फ़वक्तन आप जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो या रोड्स का प्रॉब्लम हो, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, या इवन के शहर के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं या गाँव के अंदर भी आप जगह जगह पहुँचते हैं और सरकार तक लोगों के मसाइल पहुँचाते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जहाँ रही डोडा मेडिकल कॉलेज की बात, तो इसको आप मानिए कि इसको सियासत के नज़र कर दिया है। जब ये मेडिकल कॉलेज हमें मिला था तो बड़े प्राउड के साथ हमने सरकार का भी शुक्रिया अदा किया था। उस टाइम के सीएम जनाब आज़ाद साहब का भी हमने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया था। एक उम्मीद की लहर जगी थी कि हमें भी अब यहाँ डंगर नहीं समझा जाएगा, हमारे गरीब आवाम को भी इलाज मिलेगा और अच्छे से ट्रीट मिलेगा, जम्मू नहीं जाना पड़ेगा, श्रीनगर, चंडीगढ़ या हिंदुस्तान के मुख्तलिफ अस्पतालों में नहीं भटकना पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनकी हुकूमत के जाने के बाद इस मेडिकल कॉलेज को सियासत की नज़र कर दिया गया। यहाँ पे रस्साकशियाँ हैं, आए दिन आप देखेंगे कभी एडमिनिस्ट्रेशन और एमएलए के बीच इख्तलाफ होगा, कभी हॉस्पिटल वालों और लोगों के बीच इख्तलाफ होगा। वजह साफ है कि यहाँ पे इंतज़ाम नहीं है। खाली मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है आधी अधूरी, ये भी पूरी नहीं है, चलो जितनी है इसमें भी पूरे इंतज़ाम नहीं है, मशीनें नहीं हैं, ट्रालियाँ नहीं हैं, टेस्ट के सारे इंतज़ामात नहीं है। जो भी हम जाते हैं पेशेंट लेके यहाँ से श्रीनगर मेडिकल कॉलेज या जम्मू मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हम देखते हैं फिर तो हम अपने आप को डंगर समझते हैं कि हमें आज तक भी डंगर ही समझा गया है सारी सरकारों के द्वारा। मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा सिवाय आज़ाद साहब के, उनका शुक्रिया कि उन्होंने दिया था। उसके बाद आने वाली सरकारों ने किसी ने भी इसकी तरफ नहीं देखा। हमारा एमएलए बना, बदकिस्मती से वो भी आज अंदर है। उम्मीद लेके आप पेशेंट को यहाँ पे आते हैं और उम्मीदें होती हैं कि यहाँ से पेशेंट ठीक होकर घर जाएगा, क्या ऐसा लगता है कि यहाँ लाना है फिर जम्मू या कश्मीर लेना है? नहीं, मुझे लगता है थोड़ा सा फीवर होता है आजकल पेशेंट को, फिर भी उसको यकीन नहीं होता कि मैं मेडिकल कॉलेज जाऊँ तो मुझे ट्रीटमेंट मिलेगा और मैं ठीक हो जाऊँगा। और इसके लिए हम बिल्कुल भी कोई ये ना समझे कि ये हॉस्पिटल इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराएंगे या डॉक्टर्स को, या इनके पास जब मशीनरी नहीं है, इनके पास जब इंतजाम नहीं है, इनके पास जब फैसिलिटीज नहीं है, ऊपर से लोग इनको टार्चर करेंगे, झगड़ा करेंगे। आप हमारे पेशेंट को देखते सरकार बनी हुई है, किस तरह की उम्मीद थी आपको? क्या लगता था कि ये हालात सुधरेंगे? नहीं, बिल्कुल बड़े पूरे उम्मीद थे हम कि नई सरकार बनी है और बहुमत की सरकार बनी है। ये कोई कुलेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी इनको। ये असेंबली के अंदर जो भी चाहे कर सकते थे, बिल पास कर सकते थे या फंड्स रिलीज कर सकते थे, बिल्डिंगें वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मशीनें जो भी जरूरियात हैं वो लोगों को दे देते। ये बुनियादी हक है लोगों। मेडिकल कॉलेज को सुधारने का काम इंतजामिया को करना होगा। अब सरकार बनी थी, लगभग 17 से 18 महीने हो चुके हैं सरकार बने हुए, मगर अभी भी चुनाव खित्ते के अंदर किसी मंत्री ने ये नहीं सही समझा कि यहाँ जाना जरूरी है, यहाँ के हालात जानना जरूरी है। खास करके इस मेडिकल कॉलेज से अगर आवाजें उठ रही हैं, वो क्यों उठ रही हैं, यहाँ के लोग क्यों परेशान हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार पे भी जिम्मेवारी बनती है, सरकार पे भी सवाल बनते हैं। और आज के जो हालात मेडिकल कॉलेज के हैं, जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि इमरजेंसी वार्ड के अंदर एक बेड पे 3-3, 4-4 पेशेंट हैं। जो मकामी लोग यहाँ पे आए हुए हैं या फारफलंग एरिया से जो लोग आए हैं, वो काफी ज्यादा सफर हो रहे हैं और इंतजामिया से अपील कर रहे हैं कि कोई बीच का रास्ता ढूंढा जाए ताकि ये लोग भी राहत की सांस लें। जी मीडिया के लिए वसीम गुत्तू। के मौके पर वीएचपी और बजरंग दल ने भव्य बाइक रैली का इनेकाद किया और इसमें सैकड़ों भक्त और बाइकर्स ने हिस्सा लिया था। रैली दूधाधारी आश्रम से शुरू होकर के शहर के अहम इलाकों से गुजरती हुई वीएचपी बजरंग दल ऑफिस पर जाके खत्म हुई। रास्ते में जय श्री राम के नारे और जय बजरंग बली के नारे लगे। श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में वीएचपी बजरंग दल की तरफ से एक विशेष बाइक रैली का आयोजन किया गया। ये बाइक रैली दूधाधारी आश्रम रजौरी से शुरू हुई और पूरे शहर का भ्रमण करने के बाद वीएचपी बजरंग दल के ऑफिस में इसकी समाप्ति हुई। इस मौके पर
सुरक्षा बलों की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। खासतौर पर राजौरी पुलिस की तरफ से बहुत ही बेहतरीन सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिले। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी ताकि इस बाइक रैली को और हनुमान जन्मोत्सव को बड़े ही हर्ष व उल्लास के साथ मनाया जा सके। अपने साथी उमर के साथ राजौरी से जी मीडिया के लिए मैं अंकित केसर।